हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए आज का जो वीडियो है ये यूपी टीटी मैथमेटिक्स के लिए टाइप्ड क्वेश्चनों पर आधारित है। मतलब इसमें मैं वो उन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आप जब देखते हैं प्रश्न पत्र को तो आपको लगता है कि इसमें से 20 तो मैं कम से कम कर सकता था, या कभी कभी लगता है मैं 30 के 30 तो सॉल्व कर सकता हूँ, बशर्ते कि कोई हिंट अगर मिला होता या मैंने इस तरीके के एक दो प्रश्न को पहले सॉल्व कर लिया होता। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें मैं टाइप्ड क्वेश्चनों को मैंने बताया आपको और उनको हल करने की पूरी विधि बताई है। कुछ प्रश्नों को मैंने पुराने पेपर से एज इट इज ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए बात हो रही सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा है एक, तीसरा ऑप्शन है दो और अंतिम ऑप्शन है तीन। कौन सी संख्या अभाज्य है ये बताना है आपको, सबसे छोटी। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या होती क्या है। इसको ऋण संख्या या प्राइम नंबर भी कहते हैं। वे संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होती हूं या एक से डिवाइड होती हूं और किसी भी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती हो, वे संख्याएं जो होती हैं वो क्या कही जाती हैं, वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कही जाती है। जैसे कि अगर आपको देना हो उदाहरण तो आप दो दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं, पाँच, सात, 11, 13। आप देख रहे हैं ये नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं, तीन को आप तीन से डिवाइड कर सकते हैं या एक से कर सकते हैं, कोई भी तीसरी संख्या नहीं जिससे आप तीन को डिवाइड कर सकें, तो ऐसे नंबर्स। तो इसमें देखिए शून्य दिया है, एक दिया है, दो दिया है और तीन दिया है। इसमें सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि एक से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। ठीक है, शून्य प्राइम को अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, तीन अभाज्य संख्या है लेकिन ये बड़ी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। और एक बात और भी याद रखिए कि दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है, मतलब सम भी है और ऋण भी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे गलती से हो गया है, ऋण संख्या यहाँ पे नहीं लिख दिया गया है। ऋण संख्या दो एकमात्र सम संख्या जो ऋण संख्या है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके लिए, एक आयताकार बाग। आयत किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और चार रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसमें क्या दे रहा है, एक आयताकार बाग। देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और चारों कोण जो होता है वो समकोण होता है, ये भी जान लीजिएगा आप। अगर चारों कोण समकोण है तो चतुर्भुज हो सकता है लेकिन उसे आयत नहीं कह सकते आप। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई वाली भुजा की माप बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 16 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 36 मीटर और चौथा ऑप्शन है 32 मीटर। सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स को आप जान लीजिए, परिमाप क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए कोई भी अगर चार भुजा दी गई हो या वृत्त दिया गया हो तो उसकी जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि की लंबाई जो होगी वो कितनी जितनी होती है उसको वृत्त का परिमाप कहते हैं। और अगर जो है मान लीजिए चतुर्भुज दिया गया हो, पंचभुज दिया गया, खष्टभुज दिया गया, कुछ भी दिया गया, इसकी चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ के जितनी आती है वो चतुर्भुज का या वृत्त का या त्रिभुज का, अगर त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होंगी, मतलब इनकी भुजाओं की जितनी लंबाई होती है, या ऐसे समझ लीजिए कि भुजाओं की पूरी लंबाई को आप परिमाप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है आपके लिए कि एक आयताकार बाग है और उसमें जो उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर, चौड़ाई जितनी है लंबाई उससे 4 मीटर अधिक है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। मान लीजिए ये बाग हो गया आपका, यक्स मान लेते हैं चौड़ाई। तो प्रश्न कहता है कि लंबाई जो कि वो 4 मीटर अधिक है। ठीक है, परिमाप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अर्ध परिमाप यानी कि सिर्फ दो भुजाओं की लंबाई आप याद कीजिए, यक्स और यक्स धन चार, तो क्या हो जाएगा दो यक्स धन चार। अब ये जो दो यक्स धन चार है ये बराबर कितने के हैं, 36 के। ठीक है, दो यक्स धन चार बराबर 36। अब देखिए दो यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, कैसे निकालेंगे, दो यक्स बराबर 36 माइनस चार बराबर क्या हो गया 32। और यक्स अगर आप निकालेंगे तो 32 को आप दो से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 16। 16 यक्स है, यक्स माने चौड़ाई, तो लंबाई में आप चार को जोड़ दीजिए। ये ऑप्शन कौन सा है, 20। हाँ ऑप्शन वन इज करेक्ट, 20 मीटर हो गया। ठीक है,
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। सबसे पहले तो अर्ध परिमाप निकाला गया है, चौड़ाई में लंबाई को जोड़ दिया गया, अर्ध परिमाप निकल गया 36 हो गया। 2x धन 4 बराबर 36, 2x बराबर 36 में से 4 घट जाएगा, x बराबर 32/2 बराबर 16, और 16 में लंबाई जो है वो चौड़ाई 4 अधिक है, तो 16 में 4 जोड़ दो आप, हो गया 20, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन होती है, आप तो जानते हैं, एक स्टेशन से 7:29 शाम को, पीएम का मतलब होता है शाम को, से चलकर अपने अगले गंतव्य पर तक, मतलब जहां तक उसको पहुंचना था, पहुंचती कितने टाइम में? 17 घंटे लेती है, 42 मिनट लेती है। इतना टाइम लेके वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कितने बजे पहुंचेगी अपने गंतव्य पर, मतलब 7:29 शाम को चलती है, 17 घंटे 42 मिनट समय लेती है, तो कितने बजे वो दूसरे दिन पहुंचेगी अपने गंतव्य पर, मतलब जहां उसको पहुंचना था वहां कितने बजे पहुंचेगी। तो देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए बहुत आसान विधि होती है। देखिए इसमें समय क्या दिया गया है? 17 घंटा और 42 मिनट आपको समय दिया गया है। 7:29 पर आप पीएम पर ट्रेन शुरू हो रही है, तो देखिए 12 घंटे बाद कितना बजेगा? 7:29 AM हो जाएगा, आपको पता है। ठीक 12 घंटे के बाद टाइम कितना बचा? 5 घंटे 42 मिनट बच गया। 17 घंटे में से 12 घंटे आप घटाएंगे जब, तो यही बचेगा ना, 5 घंटे 42 मिनट। अब मतलब 7:29 ये AM हो जाएगा, सुबह 12 घंटे के बाद। इसमें 5 घंटे 42 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सुबह 7:29 पे अगर आप 5 घंटे और 42 मिनट को आप अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? देखिए 9 2 11 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा 12:71। 71 मिनट तो होता नहीं, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, बचेगा कितना? 11 मिनट। और ये जो 1 घंटा बचेगा उसे 12 में जोड़ दीजिए, तो 1:11 वो भी कब? पीएम पर ये ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके भाई, चलते हैं आगे। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, देख लीजिए। 31 साल, मतलब जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उसकी एज दी गई है। 31 साल के हैं, 41 के हैं, 28 साल, 54 साल, 34 साल, 27 साल, 23 साल, 33 साल, 35 साल और 42 साल, मतलब कि ये रेंज दी गई है। मतलब इतने एक फैक्ट्री उसमें इतनी इन उम्रों के लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं। आयु का परिसर पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न पूछा गया था तभी मैंने लिया है इसको। तो परिसर कैसे निकालते हैं ये आप जान लीजिए, बहुत आसान होता है। अगर आ गया तो जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं, और नहीं आया तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, परिसर को निकालने के लिए अगर आपको आंकड़े जो दिए गए हैं, अगर उनका परिसर आपको ज्ञात करना है, तो जो सबसे बड़ा आंकड़ा हो और जो सबसे छोटा आंकड़ा हो उसको आप सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए, मतलब पता कर लीजिए। इसमें देखिए 54 सबसे बड़ा आंकड़ा है और 23 सबसे छोटा आंकड़ा है। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, नहीं है इससे छोटा आंकड़ा, 23 छोटा नहीं है, 54 से बड़ा नहीं है। अब परिसर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप? बहुत आसान है फ्रेंड्स। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को आप क्या करिए? घटा दीजिए, और ये आपका परिसर मिल जाएगा 31। तो अगर पूछा जा रहा है कि लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, आयु का परिसर बताइए, तो आंसर होगा 31। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 31 साल परिसर हो गया, है ना आसान? बस पता हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। देखिए 5वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 6 9 यानी कि 269 में जोड़ें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें आधा तिहाई नहीं जुड़ा हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम 2.5 की बात करें, 2.6 की बात करें, जिसमें पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर लिख दिया गया तो उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें जिसे 269 में आप ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का वर्गमूल सॉरी वर्ग आपको ज्ञात हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे 1 सेकंड में। अगर नहीं ज्ञात है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। फिर आपको क्या करना होगा, वो ये होगा कि आपको 269 का पहले आपको वर्ग निकालना होगा। तो आप देखेंगे कि ये 16 का वर्ग है लेकिन ज़्यादा आ रहा है,
तो फिर आप सोचेंगे ठीक है 17 का कितना होता है, फिर आप निकालेंगे 17 का, फिर इसमें ये तरीका थोड़ा सा मतलब जटिल हो जाता है। आसान तो ये होता है कि अगर आपको ज्ञात है, ये देखिए आप, अगर आपने लिखा हुआ है, आपको ज्ञात है कि 1 से लेकर 20 तक का वर्ग ये होता है, तो और संख्या क्या है 269। अब आप देख लीजिए इसमें 269 किसके करीब है। देखिए 256 है 16 का, और 17 का है 289, ठीक है। तो मतलब 269 जो है वो 256 से ज़्यादा है, इसका मतलब 16 का वर्ग नहीं है। 17 का होता है 289 और ये है 269, मतलब अगर इसमें हम 20 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 17 का जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 17 गुणे 17 बराबर 289 होता है। मतलब ऑप्शन में से हम कौन सा चुनेंगे 20, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके लिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को, देखिए ये सवाल ही याद कर लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आता है तो एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, शॉर्टकट फार्मूला है, तो आप तुरंत लगा देंगे इसको। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 46% मत प्राप्त हुआ, और ऐसे सवाल आते भी हैं। देखिए दिया गया है कि एक उम्मीदवार को 46% मत प्राप्त होता है, वह हार जाता है कितने से 15,208 मतों से हार जाता है। तो कितने उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, सॉरी मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, ये आपको पता करना है। मतलब दिया क्या है, एक उम्मीदवार है उसको 46% मत जो है प्राप्त हुए, 15,208 मतों से हार गया। पूछा जा रहा है कि कितने मतदाताओं ने भाग लिया। तो बहुत आसान सा एक फार्मूला है, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 50 गुणे यक्स बटा 50 माइनस ए, 50 माइनस ऋण ए। अब इसमें पहला जो यक्स है ये है कि कितने जो है मतों से वो पराजित हुआ, उसको यक्स की जगह रख दीजिए। कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए उसको एक जगह रख दीजिए, और उत्तर तुरंत निकल जाएगा कि मतदाताओं की कुल संख्या आपको तुरंत ज्ञात हो जाएगी। जैसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए, 50 हो गया 50 गुणे यक्स, मतलब कितने मतों से हारा 15,208 मतों से हारा। अब देखिए फिर नीचे 50 माइनस 46, मतलब 46% मत उसे प्राप्त हुए थे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। 50 ऊपर क्या होगा 50 गुणे 15,208, और 50 में से 46 आप घटाएंगे तो बचेगा 4। 4 से आप इसको जो डिवाइड कर दीजिए 3,802 आएगा, 4 इसको काटेंगे तो, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3,802 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1,90,100। इतने मतदाताओं ने भाग लिया था। फार्मूला एक बार और देख लीजिए कि अगर आपको एक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उसको 46% मत या निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त हुए, वह निश्चित मतों से हारता है, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप 50 यक्स बटा 50 माइनस ए फार्मूले में पुट कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च कर देता है और 360 रुपये प्रतिमाह बचा लेता है, तो उसकी माहवारी मतलब मासिक आय क्या है, ये प्रश्न है आपके लिए। देखिए खर्च कितना करता है 85%, यानी कि 100 रुपये में से वो कितना उड़ा देता है 85 रुपये, तो बचाता कितना है 15 रुपये बचा देता है, मतलब 15% बचाता है। तो अगर उसकी आय होती 100 रुपये तो बचा लेता कितने 15 रुपये। अगर उसकी, अब मान लो अगर वो बचा रहा है 1 रुपये, तो उसकी आय कितनी होती 100/15 हो जाती, ठीक है। अब वो बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है 360 रुपये, तो पूरी आय आपको पता करनी है। 1 रुपये पे उसकी आय होती 100/15, तो 360 रुपये में 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही ना। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 गुणे 100 बराबर 2400 रुपये उसकी मासिक आमदनी है। ये आपका आंसर आ गया, सही है ना। इसको ऐकिक नियम भी बोलते हैं, इसको ऐकिक नियम से लगाया गया इस तरीके से। अच्छा 6-7 में आपने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 क्रमागत, मतलब ये संख्या है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो गुणज कौन कौन से ये आपको बताना है। देखिए गुणज क्या होता है आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 का गुणज आपसे पूछा जाए, 3 का गुणज बताइए, तो आप क्या करेंगे
3 के आगे 3, 6, 9, 12, 15, 15, 18, 21 और उसके बाद फिर 24 ऐसे सो ऑन आप आगे चलते चले जाइए। तो ऐसे मतलब कि एक तरह से उसकी जो इसका जो पहाड़ा होता है उसको भी आप गुणज कह सकते हैं, या उसका जो मल्टीपुल होता है 3 का जो मल्टीपुल होता है उसको उसका गुणज कहते हैं। अब इसमें कंडीशन दिया है कि गुणज संख्याओं हैं, संख्याएं तो गुणज हैं और वो भी क्रमागत है मतलब लगातार हैं, उनका योग 99 दे दिया है, तो गुणज कौन से होंगे। अब आप देखिए 24 से 33 से 42 है, ये तीनों जो है गुणज तो हैं लेकिन क्रमागत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा ऑप्शन देखिए 32 है, 33 है और 34 है। इसमें देखिए दो तो 3 के गुणज ही नहीं है, 32 और 34 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 30 है, 33 है, 36 है। तो अगर आप 3 धाम में 30, 3 ग्रह में 33 और 3 बराह में 36, तो ये क्रमागत हो गए। इनको जोड़ेंगे आप तो 30, 33, 36 को जोड़ने पर 99 आता भी है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो गुणज की संख्याओं में आप गलती मत कीजिएगा। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। देखिए इनको लगाने की एक बृहद विधि है, लेकिन उस बृहद विधि को अगर आप लगाएंगे तो समय कम होता है, तो समय हमें बचाना है परीक्षा में, इसलिए मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा सवाल आता है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। पहला लाइन देखते हैं, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल। मान लीजिए दो संख्याएं कौन सी हैं, एक को आप x मान लीजिए, दूसरी को आप y मान लीजिए। पहला कंडीशन क्या है, योगफल, मतलब x धन y बराबर कितना आ रहा है 11 है, और x y गुणनफल कितना आ रहा है 18 है। अब आप अपने मन में लीजिए कोई भी ऐसी संख्या जिनका मतलब मल्टीप्लाई करने पर 18 हो रहा है और जोड़ने पर 11 हो रहा है। अब जैसे कई सारी संख्याएं हैं, जैसे कि अगर आप जो है इसको इस तरीके से लें 6 3 18, तो अगर आप 6 3 18 x को आप 6 माने, y को आप मान ले 3 मान ले, तो 18 तो हो रहा है, लेकिन 6 3 जोड़ने पे 11 नहीं होता है। अगर आप 2 लीजिए तो 2 9 18, अगर आप इसको 2 लीजिए और y को मतलब 2 9 18, 2 गुणे 9 कर दीजिए, तो ये 18 भी होता है, और इनको जब आप जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाता है। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब कि पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो रहा है, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो ये संख्या मिल गई आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो मतलब कि व्युत्क्रम का योग मतलब 1/2 धन 1/9, इनका योग। आपको पता है कि 9 और 2 का आप एलसीएम लीजिए, लेंगे 18 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 2 9 18, 9 एक कन्ना में 9, धन 9 9 दूनी 18, 2 एक कन्ना में 2, तो ये हो गया 11/18, और ये व्युत्क्रम का योग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी किताबों के बारे में कि ये किताब कौन सी लिखी, तो यहाँ पर सवाल है कि सुलभ सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन आपके लिए याज्ञवल्क्य, दूसरा है बौधायन, तीसरा है कात्यायन और चौथा है पाणिनि। किसने लिखा था सुलभ सूत्र और स्रोत सूत्र, तो ये रचना किसकी है आपको बताना है, और ये रचना किसकी है, ये है बौधायन की। मशहूर जो है ये भारतीय गणितज्ञ थे। चलिए एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा, लीलावती किसकी रचना है। ठीक है, लीलावती किसने लिखा है ये आप बताइए कमेंट में मुझे। लीलावती भी एक गणित की ही किताब है। आगे देखते हैं, और ये देखिए 11वां प्रश्न आ रहा है, आयु पर आधारित है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन बहुत आसान है। सबसे पहले आप पुत्र की वर्तमान आयु देख लीजिए, मान लीजिए उसको x वर्ष है, तो अगर पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो इस समय तक पिता की आयु कितनी होगी। कंडीशन कहता है कि पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष अगर x वर्ष पुत्र की आयु हुई, तो पिता की वर्ष 3 गुना 3x से भी जो है 3 वर्ष ज्यादा हो रही है। ये हो जाएगी वर्तमान में पिता की आयु। अब 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष के बाद मतलब 3 वर्ष के बाद जो पुत्र की आयु होगी उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा, और जो पिता की आयु होगी उसमें भी 3 वर्ष जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ जाएगा। तो क्या होगा 3x धन 6 हो जाएगा 3 वर्ष बाद, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 3x धन 3। अब कंडीशन क्या बन रहा है, कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु
पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगी। मतलब जो पिता की आयु होगी वो कितनी होगी, 3x धन 6। ये पुत्र की आयु जो होगी क्या होगी, पुत्र की आयु x धन 3, इसके 2 गुने से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगी। ये रहा आपका फार्मूला, सॉरी ये बन रहा समीकरण, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए 3x धन 6 बराबर 2x धन 2 तियां 6 धन 10। हल कर लीजिए। 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x में से 2x बचा, क्या x बचा। इधर ले जाएंगे 10 6 16 हो गया, 10 और 6 16, 6 इधर से ले आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, कट गया। तो x बराबर 10 वर्ष। और x मान, अगर x 10 वर्ष, ये क्या है, x किसकी आयु मानी गई थी, x पुत्र की आयु मानी गई थी, यही पुत्र की आयु है और ये आपका आंसर भी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा और इसी टाइप के सवाल मैं अब से लेकर 10 तारीख तक, 11 तारीख तक अगर आप कहेंगे तो आगे भी मैं करता रहूंगा कुछ, ताकि आपको मैथमेटिक्स में भी आप अच्छा कर पाएं। देखिए पूरी लड़ाई जो होती है वो एक एक नंबरों की होती है, कभी कभी एक नंबर से इंसान सफल होता है और एक ही नंबर से, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आपके मैथमेटिक्स में अगर आप 0 लेवल पे हैं तब भी कम से कम आप 20 तो सही करके आएँ, कम से कम 20 सही करके, और अगर आप मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो आप 30 में 30 सही करके आएँ। और मैं टाइप क्वेश्चन को आपको बताता रहूँगा। जो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करके और अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।